हम आज समास से चालू कर रहे हैं। तो समास का वर्गीकरण हमने पिछली 2 क्लासेस में भी देखा था, मतलब पिछली क्लास में भी देखा था। आज हम समास का मैं एक और वर्गीकरण आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि समास जो है प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, और वही लिखा हुआ है, अगर प्रथम पद प्रधान है तो अव्ययी भाव द्वितीय है ना, और दोनों पद अगर प्रधान है तो द्वंद्व समास, अगर दूसरा पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास, और अगर दोनों पद अप्रधान है और कोई तीसरा पद प्रधान है तो वहां पर आएगा बहुव्रीहि समास, है ना। अब इनका भी क्या है, अंदर ही अंदर वर्गीकरण किया गया है, ठीक। तो प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, परंतु आपको एक और चीज याद रखना है कि जो समास है वो मूल रूप से 6 प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत हम ये जो द्विगु समास है और ये जो कर्मधारय समास है इसको भी अपन उसी के अंतर्गत ले लेते हैं। जैसे मैं इसमें जो मूल समास जो होते हैं उसको इस प्रकार से कर दे रहा हूं, बना दे रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये 4 प्रकार हो गए, है ना। अब तत्पुरुष के अंडर में ही आता है द्विगु समास और कर्मधारय समास। ये मूलतः 6 प्रकार के समास हमारे हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, लेकिन जब हम पेपर में जब समास से प्रश्न आते हैं, एक शब्द आता है कि इसमें कौन सा समास है, तो वो जो है एक ही शब्द में 1, 2 या लगभग 3 समास भी उसमें समावेशित होता है। अब वो कैसे होता है तो मैं आपको करके दिखाऊंगा इसको साबित, ठीक है। तो वो कहां से समझ में आएगा आपको, इसी जो डायग्राम है, इसी जो रूपरेखा से आपको क्या होगा समझ में आएगा। तो फिर से मैं आपको बताता हूं कि समास को हम देखें तो ये 4 प्रकार हैं समास के, ठीक है। और तत्पुरुष समास के अंदर ही हम उसको फिर से विभक्ति के आधार पर और विशेष वर्गीकरण के आधार पर फिर 2 भागों में बांट देते हैं। 2 प्रकार है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम समानाधिकरण तत्पुरुष बोलते हैं और एक बोलते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष का मतलब ये होता है कि जो हमने कारक पढ़े थे 8 कारक, उसमें जो पहला कारक है कर्ता कारक और जो अंतिम कारक है संबोधन, संबोधन का तो कोई समाज में काम आता ही नहीं है, तो बचे हुए 7 कारकों में जो पहला कारक होता है वो समानाधिकरण तत्पुरुष के अंडर में आ जाता है, और जो व्यधिकरण तत्पुरुष है, जो अन्य जो 6 कारक बच गए, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण, ये जो है व्यधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा, है ना। अर्थात समानाधिकरण तत्पुरुष में प्रथम विभक्ति जो है अगर संख्यावाचक है तो वो द्विगु समास रहेगा। अगर जो है उसमें क्या बोलना चाहिए, उपमेय उपमान का या विशेषण विशेष का या विशेष विशेषण का या विशेषण विशेषण का या विशेष विशेष का संबंध है तो वो कर्मधारय समास होगा। क्लियर है। और वहां पर अगर विभक्ति दिखाई दे रही है तो ये 6 तत्पुरुष समासों में से एक वहां पर तत्पुरुष लगाई, वहां पर आप उत्तर मारेंगे, ठीक है। अगला जो है विशेष वर्गीकरण के आधार पर 3 प्रकार है, नत्व तत्पुरुष, मध्य तत्पुरुष और प्रादित तत्पुरुष। अगर जो कोई भी समासिक शब्द है उसके सामने अगर ना या कोई निषेधवाचक शब्द जुड़ा है तो उसको हम नत्व तत्पुरुष कहते हैं। मध्य पद तत्पुरुष में क्या होता है कि 2 जो मुख्य पद होते हैं, प्रथम पद और अंतिम पद, इनके बीच में अगर कोई क्या है लोप होता है, कोई विभक्ति होती है, तो उसको हम बोलते हैं मध्य पद तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष में नाम ही प्रादि है, अर्थात किसी भी शब्द के आगे अगर प्र जुड़ा हुआ है तो वहां होता है प्रादि तत्पुरुष। ये तत्पुरुष समास पूरा क्लियर हुआ, ठीक है। इसका मतलब आपको एक चीज याद रखना है कि तत्पुरुष समास के ही 2 भेद हैं, कौन कौन सा, द्विगु समास और कर्मधारय समास, है ना। और कोई भी समासिक शब्द अगर कर्मधारय है और अगर द्विगु समास है तो वो तत्पुरुष समास भी है, इतना याद रखना। क्लियर है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं पंचवटी, तो पंचवटी आपको समझ में आ गया कि पहला पद जो है संख्यावाचक है, तो आप उसको क्या मारेंगे, द्विगु समास, ठीक है। और द्विगु समास के साथ साथ वो क्या है, तत्पुरुष समास है, क्योंकि वो द्विगु समास तत्पुरुष का ही क्या है, भेद है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब परीक्षा में प्रश्न कैसा आता है, ऑप्शन कैसे आता है, उसको हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। आपका वो क्लास या जो 10-15 मिनट का जो मैं आपको पूरा बताऊंगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं कहा, द्वंद्व समास की ओर। द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं, है ना, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इसको मैंने कल आपको समझाया है कि क्या क्या होते हैं उदाहरण सहित, ठीक है। अगला आ जाओ अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के प्रकार नहीं होते, लेकिन इसका ट्रिक होता है कि अगर जो पहला पद है वो अगर अव्यय है या उपसर्ग है या फिर शब्द की क्या है, शब्द पुनरावृत्ति है,
शब्द पुनरावृत्ति है, अर्थात एक ही शब्द अगर 2 बार आए, साफ साफ, है ना, जैसे अपन बोलते हैं ना साफ साफ, है ना, जैसे हम बोलते हैं रात रात, रातों रात, ठीक है, दिनों दिन, ऐसे जो एक शब्द को अगर 2 बार लिख दिए तो ऐसा जो समास है वो अव्ययी भाव समास होता है, ऐसा जो शब्द है उसमें अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। और उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, तो आप उपसर्ग और अव्यय क्या है, तो जिस पर लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता, तो उपसर्ग जैसे आ जाता है परि आ गया, अनु आ गया, आ गया, ऐसे अगर उपसर्ग अगर किसी समासिक शब्द के साथ है तो उसको हम लेंगे अव्ययी भाव समास, ठीक है। अंतिम बचता है कौन, समासों का समास, मतलब इन चारों समासों में जो सबसे बेस्ट समास है, सबसे महान समास है, इन सब के समासों का समास है वो कौन है, बहुव्रीहि समास है। इसके 4 भेद हैं, समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग और व्यतिकरण, और ये परीक्षा में आता है। परीक्षा में ये आता है कि बहुव्रीहि के कितने भेद है, 4, द्वंद्व के कितने भेद है, 3, ठीक है, तत्पुरुष के कितने भेद है, 2, है ना, इधर भी 2, है ना, और इसको प्राय कभी कम ही पूछेगा वो, है ना, इसको मूल भेद माना जाता है तत्पुरुष का, कि भाई तत्पुरुष समास के द्विगु भी है और कर्मधाराएं भी है। क्लियर हो रहा है। एक अन्य तरीके से वो पूछ सकता है कि विभक्ति के आधार पर जो है मूल रूप से इसके कितने प्रकार होते हैं, तो 2, और 2 में भी अगर व्यधिकरण तत्पुरुष के कितने प्रकार है तो 6, अगर पूछेगा समानाधिकरण तत्पुरुष के कितने प्रकार है तो 2। अभी तक यहां से प्रश्न नहीं आया है, यहां से प्रश्न आ चुका है। क्लियर है, ये वाला प्रश्न आ चुका है और ये वाला प्रश्न आ चुका है, लेकिन भविष्य में अगर आता है तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है। तो ये हो गया समास का ढांचा। अब हम एक एक करके क्या करते हैं, समास के संबंध में पढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है, सब इसको बना लिए हैं, ठीक है। इसको अगर आपने बना लिए हैं तो अपना काम आपने आसान कर लिया है, ठीक है।